नमस्कार साथी, जैसा आप लोगों से मैंने वादा किया था कि क्लास 10th की पूरी बायोलॉजी एक ही वीडियो में 25 से 26 मिनट की वीडियो में आपको पूरी क्लास 10th की बायोलॉजी दे दूंगा और हर एक बायोलॉजी का चैप्टर जो होगा वो पूरा एक पेज में कन्वर्ट करके आपको दूंगा। 10 11 पॉइंट में आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। तो पहला चैप्टर को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। आओ देखते हैं। देखो, पहला इसकी हेडिंग है, क्या है? पोषण है। जो पोषण होता है तो पोषण की हेडिंग भी पूछ लेता है कि यानी कि परिभाषा पूछ लेता है कि पोषण क्या है। तो पोषण भोजन ग्रहण करना और ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे इसके देखते हैं। फिर क्या है? श्वसन। फिर क्या? श्वसन। श्वसन को समझते हैं, श्वास वाला नहीं है। ग्लूकोज का टूटना और ऊर्जा को एटीपी में कन्वर्ट होना क्या क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ये श्वसन मतलब श्वसन क्रिया वाला नहीं है, रिस्पेस्टरी सिस्टम नहीं है। ये श्वसन क्या है? ग्लूकोज का टूटना, ऊर्जा में मुक्त होना। आओ आगे के पॉइंट पढ़ते हैं। आगे का पॉइंट, तीसरा पॉइंट है वहन। वहन का मतलब क्या होता है? वहन का मतलब होता है शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचार। यानी शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचार। शरीर में जो रक्त होता है, रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो होते हैं वो रक्त के द्वारा इधर से उधर मतलब पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाहन कहते हैं। यानी किसी वाहन वाहन को आप वाहन से याद कर सकते हैं कि वाहन जो होता है यानी तो जो है किसी भी सामान, किसी भी चीज़ को एक एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कार्य करता है। इसी तरीके से वाहन होता है जो शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचार हो पाता है। यानी एक दूसरे से गमन कर पाते हैं, मतलब जा पाते हैं एक एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, दूसरा क्या है? फिर चौथा क्या है? उत्सर्जन। शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहता है? क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। यानी शरीर का जो हानिकारक चीज़ होती हैं, यानी हमारे मूत्र में, रक्त में होती हैं, तो किडनी हमारी सफाई करती है और किडनी सफाई करके क्या करती है? उसे मूत्राशय में भेजती है और मूत्राशय से वो मूत्र के द्वारा निकल जाता है। इसे कहते हैं उत्सर्जन। शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, यानी हमारे मूत्र में यूरिया, यूरिक अम्ल, कई सारे हानिकारक चीज़ें होती हैं, उन्हें बाहर निकालता है। आओ पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण। क्या है? इस तरीके से परिभाषा पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण पर टिप्पणी दीजिए। इस तरीके से भी परिभाषा पूछता है। तो इसमें क्या लिखना है? मतलब मैंने क्या किया है कि बहुत ही कम शब्दों में उस हेडिंग को पिरो दिया है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों के द्वारा जो भोजन बनाते हैं, पौधे जो भोजन बनाते हैं जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर छठा पॉइंट क्या है? हृदय। हृदय के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो हृदय के बारे में जानना बहुत ही वो है, मतलब इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक लाइन में है, लेकिन मैं अगली बार वीडियो लाऊंगा तो हृदय के लिए, वक्र के लिए, वृक्क के लिए अलग से, किडनी के लिए अलग से लाऊंगा, धमनी सिरा में डिफरेंस और धमनी सिरा के कार्य अलग से लाऊंगा। फिलहाल मैंने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। आप सर्च करेंगे धमनी और सिरा सिद्धार्थ BS तो आ जाएगी फर्स्ट नंबर पे, और धमनी और सिरा दोनों छपी होंगी। चलो हटाते हैं, अब इसे पढ़ते हैं। क्या? रक्त को पंप करने वाला मुख्य अंग है। क्या है? हृदय क्या है? रक्त को पंप करने वाला मुख्य अंग है। यानी जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलता है। इसे हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे किसी दूसरी वीडियो में। फिलहाल इतना जान लो कि रक्त क्या, ये मुट्ठी के आकार का होता है, मांसल संरचना होती है, और ये क्या करता है? रक्त को पंप करने का मुख्य अंग है, जो है हृदय है। आओ फिर देखते हैं किडनी। किडनी के बारे में जानते हैं। किडनी को वृक्क कहते हैं। बहुत से लोगों को किडनी का जो है किडनी का हिंदी में मतलब नहीं पता होता है, तो वृक्क कहते हैं। किडनी तो सबको पता है, लेकिन हिंदी में जब पूछ लेता है तो बहुत से लोग फंस जाते हैं। तो इसे याद करना होगा कि किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं और लीवर को यकृत कहते हैं। तो ये जाननी जरूरी है। किडनी क्या है? तो किडनी रक्त को छानने और मूत्र को बनाने का कार्य, मैंने क्या बताया था? किडनी क्या करता है कि रक्त को छानता है और रक्त में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें निकालता है। तो ये किडनी का काम होता है।
रक्त को छानने और मूत्र को बनाने का कार्य क्या करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। चलो किडनी, और अब हम किडनी 2 होती हैं, सबको पता है। चलो अब देखते हैं कुछ धमनी और शिरा। धमनी शिरा, इसमें थोड़ा आप जान लीजिए, लेकिन धमनी सिरा पर हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर लाएंगे, क्योंकि क्लास 10th में धमनी और सिरा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पर मोटा मोटा इस तरीके से मैंने हिंट दिया है कि ये इतने 10 पॉइंट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन्हें छोड़ना कतई नहीं है। और थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा माइंड में मैप बना लो। तो देखते हैं धमनी और सिरा, रक्त से जाने वाली वाहिकाएं, रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? धमनी सिरा होती हैं। इन पर डिटेल में पढ़ेंगे कि जो है पूरे शरीर से रक्त कौन लाता है? धमनी सिरा लाती है, और पूरे शरीर में धमनियाँ रक्त को ले जाती हैं, और पूरे शरीर से हृदय तक रक्त कौन लाता है? सिराएँ लाती हैं, और धमनियाँ पूरे शरीर तक ले जाती हैं। ठीक है, इस पर हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो दिखाएंगे आपको 10 से 15 मिनट में। उसमें हम व्हाइट बोर्ड पर आएंगे, पूरा समझा देंगे। फिलहाल के लिए इसके लिए वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आओ अब देखते हैं एंजाइम क्या होते हैं। भोजन के पाचन में सहायक जैविक उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? भोजन के पाचन में सहायक जैविक उत्प्रेरक होते हैं। जो हमारी लार है ये भी एक एंजाइम है, और बहुत सी एंजाइम हमारे अंदर मतलब ग्रास नली में और जो है यकृत में यानी लीवर में, तो एंजाइम मिलते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं कि भोजन को अच्छा पच जाए। ठीक है, अब देखते हैं उद्देश्य, इस लेसन का उद्देश्य क्या है, यानी जो हमारा जो लाइफ प्रोसेस था ये चैप्टर, तो इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका साफ साफ दिया गया है, शरीर का अनुरक्षण करना, यानी शरीर में जो टूट फूट और क्षति का नुकसान होता है उसे फिर से सुधारा जा सकता है। तो इस चैप्टर में यही समझाया गया, शरीर का अनुरक्षण करना। ठीक, चलो अब देखते हैं अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर में हमारा 2 है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं इंग्लिश में। आओ इसे पढ़ते हैं। इसमें भी 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट मैंने दिया, ज़्यादा पॉइंट नहीं दिया, 10-10 पॉइंट सब में है। सभी चैप्टर में 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर बायोलॉजी के हैं, सब में 10-10 पॉइंट हैं, और यही 10 पॉइंट आपको याद करना है। इन्हें डिटेल में याद करो या फिर ऐसे याद करो, 10 पॉइंट तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी ज़्यादा ज़्यादा बोझा नहीं लादना है, क्योंकि यहीं से पूछता है, चाहे आप जो भी सेट उठाकर देख लो। चलो, जो तंत्रिका तंत्र है, तो सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान करना, यानी सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान करना है। जो तंत्रिकाएं होती हैं तो हमारे शरीर में हर जगह होती हैं। अगर जाड़े के मौसम में, ठंडी के मौसम में जो आग तापते हैं और आग की लौ एकदम से उठती है और हमारे हाथ एकदम से पीछे हट जाते हैं, तो ये क्या होती हैं? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होते हैं। तंत्रिका तंत्र ये ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक सिग्नल नहीं भेजता है, ये तंत्रिका तंत्र से ही वापस हो जाती हैं। अगर दिमाग को पहुंचाएगा ये सिग्नल तो बहुत ही देर हो जाएगी, और उतनी देर में हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये तंत्रिका तंत्र एकदम से पीछे खिंचाता है, इसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है पॉइंट? मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है? शरीर का मुख्य नियंत्रक केंद्र होता है। जो है हृदय होता है हमारा, तो ये रक्त को पंप करने वाला मुख्य हिस्सा था, और जो ये है मस्तिष्क है, तो शरीर का मुख्य नियंत्रक केंद्र है, यानी पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। यानी अगर ये दिमाग नहीं नियंत्रित होगा तो कपड़े कैसे भी पहनेंगे, कुछ भी मतलब कुछ ढंग से नहीं हो पाएगा। देखते हैं जिसका दिमाग कम होता है तो उसका कैसा पहनावा होता है, कैसा उसके मतलब उसके शरीर की प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं। फिर दूसरा क्या है? प्रतिवर्ती चाप, अचानक होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जो मैंने बताया कि भी ठंडी के मौसम में हम आग तापते हैं तो अनैच्छिक क्रिया होती है। प्रतिवर्ती चाप के द्वारा अनैच्छिक क्रियाएं जो है कंट्रोल होती हैं। तो पलक झपकाना, आप अपनी इच्छा से पलक नहीं झपकाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध है। मतलब तुम इच्छा करो या ना करो तभी पलक झपकेगी, और जो है सांस लोगे, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है। चलो अब देखते हैं पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन 3 हार्मोन है। ऑक्सिन, क्या है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है। वृद्धि, पौधों की वृद्धि में सहायक होते कौन? ऑक्सिन और जिब्रेलिन। और खैर पादप हार्मोन ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन ये मानव हार्मोन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो मानव हार्मोन इंसुलिन है, जिससे क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की इसकी असंतुलन से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। हाइड्रोजन और थायरोक्सिन, ये हमारे कहाँ पाया जाता है? ये हमारे गले में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथ से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। चलो अब आगे देखते हैं। मानव हार्मोन 2 और होते हैं, वो अगले चैप्टर में आएंगे, जो है लिंग हार्मोन होते हैं।
अब आओ देखते हैं सिनेप्स क्या होते हैं। दो तंत्रिका तंत्र के बीच खाली स्थान होता है, यानी जो तंत्रिका तंत्र होती हैं उनके बीच में खाली स्थान क्या होता है, उसे कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स पूछ लेता है कि सिनेप्स किसे कहते हैं, तो आप बता देना कि दो तंत्रिका तंत्र के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कोई चित्र नहीं दिखा पा रहा हूँ। देखिए ये मान लो ये कोई तंत्रिका तंत्र है, इस तरीके से तंत्रिका तंत्र होती है इस तरीके से, और फिर यहाँ पर एक होगी इस तरीके से। तो जो इसके बीच में जो स्थान यहाँ पर होता है खाली, इससे कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। इतना समझ लो, किसी वीडियो में डिटेल में इसे बताएंगे, तंत्रिका तंत्र आज चैप्टर लाएंगे, लेकिन मुझे आपको मोटा मोटा अभी केवल माइंड मैप देना है, ज़्यादा उलझने की कोशिश नहीं करनी है अभी। आओ देखते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं यहाँ पर भी देख लीजिए। जैसे चलना बनाम दिल का धड़कना, ये क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे चलना बनाम दिल का, आप चलते हैं तो अगला पैर, जैसे आपने दायां पैर रखा तो बायां पैर ऑटोमेटिक आगे गिर जाता है, तो इसे ये अपनी इच्छा में नहीं होता है। अगर आप स्थिर हैं तब तो बात अलग है, लेकिन आप चल रहे हैं तो पैर का चलना, मतलब पैर का चलना तो अनैच्छिक क्रिया है। अगर हम एक पैर रखेंगे तो दूसरा पैर भी चलने की कोशिश करेगा। और दिल का धड़कना ये भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, हम इच्छा से अपने नहीं करते हैं। अब ग्राही देखते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, स्वाद गंध और स्पर्श को पहचानना, ये क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। यानी स्वाद को हम पहचानते हैं ज़बान से, गंध को पहचानते हैं हम नाक से, और स्पर्श को हमने त्वचा से पहचानते हैं। तो ये क्या है, इससे हम त्वचा से पहचानते हैं, और ज़ुबान से पहचानते हैं, और नाक से पहचानते हैं। ये क्या है, ग्राही हैं, यानी ये क्या है, ग्राही हैं, रिसेप्टर हैं। अब देखते हैं मधुमेह, जो इंसुलिन इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। और शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया का ऊपर, भी देखते हैं। इंसुलिन, हाँ सही है, राइट है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, हमें मधुमेह रोग हो जाता है। ये पूछ लेगा कि मधुमेह क्या है, तो इंसुलिन की कमी से होने वाला। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारी जो रक्त में मिठास होती है, मिठास को कम करता है। लेकिन जब इंसुलिन की कमी जब हो जाती है तो मिठास हमारे शरीर से नहीं निकल पाते, यानी मिठास जितना हम ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो हमारे रक्त में चली जाती हैं, और हमें क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, यानी शुगर हो जाता है। तो क्या करते हैं, जिसके शुगर हो जाता है तो इसे इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, और जो है इस रोग को ठीक कर पाते हैं। आओ उद्देश्य इस चैप्टर का देख लेते हैं। इस चैप्टर का उद्देश्य है शरीर के अंगों के बीच तालमेल बिठाना। शरीर के अंगों के बीच तालमेल, मतलब इसमें बताया गया कि जो है तंत्रिका तंत्र है, और कई सारे अंग हैं जो है, तो इनमें क्या है, अंगों के बीच में तालमेल बिठाना है। तो इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। और आप लोग क्या कीजिएगा, इस नोट्स को आप एक कॉपी पे लिखिएगा। जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट आपको आपके शरीर में होगा, मतलब माइंड में होगा, और बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे इसको पढ़ने के बाद में। चलो आओ चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, जीव जनन कैसे कहते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन पढ़ दो, कोई बात नहीं है। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं आराम से, और इसमें देखते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं कि अलैंगिक जनन, सबसे पहले आपको ये हेडिंग अलैंगिक और लैंगिक जनन ये बहुत पूछता है, और इनमें जो है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयार करना होगा। और मैं एक वीडियो इसके लिए भी लाऊंगा, एक जो 5, 6, 7, 8, 10 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन बहुत ही अच्छी तरीके से चित्र से समझाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी चित्र की होती है, लेकिन इसमें चित्र नहीं ऐड कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको माइंड मैप बनाना है, और साथ ही मेरे चलना है अभी से। तो देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है, विखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन, जैसे अमीबा हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में होता है मुकुलन, और विखंडन क्या होता है, अमीबा में होता है। पुनरुद्भवन उसमें होता है नाम नहीं याद आ रहा है अभी, लेकिन इसे हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, पूरा कैप्चर करेंगे। फिर देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, देखिए एक बात और आपको याद करना होगा यहाँ पर, कि जो लैंगिक जनन का मतलब समझ लो कि एक ही पौधे में, एक ही या जीव में या पौधे में क्या होता है, एक ही पौधे में जब दोनों नर और मादा हिस्से हों और उनसे एक संतान बन जाए, तो उसमें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। यानी जैसे कि अमीबा होता है, तो अमीबा एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, और वो बीच से कट जाए, यानी 2 हिस्से हो जाएं। अगर 2 हिस्से हो जाएं, मान लो कि ये एक हिस्सा, ये पूरा अमीबा है, अमीबा को यहाँ से काट दें,
तो अमीबा दो हिस्से मतलब दो अमीबा जिंदा जिंदा बन जाएंगे और ये वृद्धि करके और भी कई अमीबा बना लेंगे। तो मतलब क्या होता है कि एक ही पौधे में, जैसे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अलैंगिक जनन भी होता है, जैसे हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। हाँ, अब देखते हैं लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जब नर और मादा युग्मों का संलयन हो, यानी जो एक पौधे में नर हो एक पौधे में मादा हो, जैसे कि पुरुष में होता है, जैसे कि मनुष्य में होता है नर और मादा अलग अलग होता है, यानी एक शरीर में दोनों अंग नहीं हो सकते हैं, नर मादा के अलग अलग होते हैं, और जो उन दोनों का संलयन होता है तो क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। देखिए लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक का मतलब कि लैंगिक का मतलब कि मतलब समझिए कि अलैंगिक मतलब अलिंगा है तो लैंगिक नहीं है, लेकिन ये लैंगिक है। तो इसमें क्या होता है, जब दो मादा मतलब एक नर एक मादा मिलेंगे तब तब बच्चे की संतान की मतलब उत्पत्ति होगी, यानी तब जनन कर पाएंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, डीएनए प्रकृति, भिन्नता और वंश वृद्धि का आधार क्या होता है, डीएनए प्रकृति क्या होता है, भिन्नता और वंश वृद्धि होती है। इसमें क्या हो, डीएनए क्या होता है, हर एक प्राणी का डीएनए 90.9% सेम होता है, सिर्फ 1% डिफरेंट होता है। चाहे आप देख रहे हैं वीडियो और मेरा डीएनए इतना मिलेगा 90.9% 99.9% मिलेगा हमारा तुम्हारा, लेकिन 1% जो होगा वो नहीं मिलेगा, वो आपकी फैमिली से मिलेगा। तो इस तरीके से डीएनए की प्रतिकृति होती है। वंश वृद्धि का आधार होता है क्या होता है, भिन्नता मिलाता है, यानी हमारे तुम्हारे बीच में क्या भिन्नताएं हैं ये मिलाएगा, और जो है वंश की वृद्धि जो होती है वो मिलाएगा डीएनए। मतलब इसका क्या करता है, इसे का डीएनए पूरा जिम्मेदार होता है। फिर क्या है, पुष्पी पौधों में जनन जो होता है, जो जिस पौधों में पुष्प होते हैं उसमें जनन कैसा होता है, तो परपरागण और निषेचन द्वारा होता है। परागण और निषेचन द्वारा, परपरागण भी होता है पुष्पों में और स्वपरागण भी होता है। जैसे एक पौधा ये है और एक पुष्प पुष्प मान लो ये पुष्प है और एक पुष्प ये है, तो यहाँ से पराग कण उड़ करके इस पौधे पर गिरे वर्तिकाग्र पर, ये वर्तिकाग्र है, और यहाँ पर जनन हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बीज बन गए और फल बन गया। तो क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है। तो इस तरीके से, और ये क्या कहलाएगा, ये उड़कर आया है तो ये कहलाएगा परपरागण। अगर इसी पुष्प का परागण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है और वहाँ पर निषेचन होता है और बीज बनते हैं, फल बनता है, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्वपरागण। यानी एक ही पौधे के एक ही पुष्प के पराग कण जब एक ही पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और निषेचन होता है तो क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। अगर दूसरे पुष्प के यानी दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागकण गिरते हैं और संलयन करते हैं यानी निषेचन करते हैं तो क्या कहलाता है, तो परपरागण कहलाता है। इतना आप समझ लीजिएगा। अब देखते हैं मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र क्या होता है, वृषण होता है पुरुषों में, वृषण जो होता है तो मेन वृषण पुरुषों में होता है, यानी मेन होता है वृषण, टेस्टिस, और अंडाशय होता है महिलाओं का अंडाशय जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बगैर मानव प्रजनन मतलब प्रजनन नहीं कर सकता है, यानी बच्चे के जन्म नहीं दे सकता है। इन दोनों के अनुपस्थिति का कारण नहीं दे सकता, यानी ये जो होंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि वृषण में वीर्य का निर्माण होता है और जो है अंडाशय में ओवरी, यानी इससे ईग बनता है और ये हर महीने एक निकलता है, और इससे इसमें से जब शुक्राणु निकल कर जब यहाँ आता है तो क्या होता है, ओवरी से मिलता है तो बच्चे का जन्म होता है। इतना आप अभी मोटा मोटा समझ लीजिए, डिटेल में समझेंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 चैप्टर इसमें हमें कंप्लीट करना है और 5 ही चैप्टर पे हम आ गए हैं, अभी नहीं आए हैं, अभी पहुँचते हैं। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 6, यौनारंभ प्यूबर्टी, किशोरों में शारीरिक परिवर्तन। यानी ये जो है पॉइंट आपको, किशोरों में शारीरिक परिवर्तन इसे कहते हैं यौवनारंभ। यानी जो किशोर मतलब कि आप जब 17-18 साल में उम्र के जब हो जाएंगे, आप लोग लड़का हो या लड़की हो, तो शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, यानी लड़कियों में स्तनों का विकास होता है और आवाज़ का मीठापन होता है। उधर लड़कों में देखें तो दाढ़ी मूँछों का निर्माण हो जाता है, यानी दाढ़ी मूँछें निकल आती हैं और आवाज़ का भारीपन हो जाता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं। इस तरीके से ये सारे शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं।
तो ये यौनारंभ यानी किशोरों में परिवर्तन होते हैं, इसे कहते हैं यौनारंभ। आओ आगे देखते हैं गर्भ निरोधक विधियां। तो कॉन्डम है, कॉपर टी है, नसबंदी कॉपर टी है, जो कॉपर टी है तो ये जो है वोमेन के जो है वोमेन के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये लगाया जाता है, यानी गर्भाशय में लगाया जाता है, जिससे शुक्राणु अंदर मतलब वेजाना से होते हुए उसमें जो है अंडवाहिनी में प्रवेश ना कर पाएँ स्पर्म, इसीलिए ये लगाई जाती है। और ये शुक्राणु का नष्ट कर देती है, शुक्राणु को नष्ट कर देती है। और कॉन्डम से क्या होता है, स्पर्म आगे निकलते ही नहीं हैं। और नसबंदी से हो जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें तो मतलब निकलते ही नहीं हैं, बनते ही नहीं हैं, बनते हैं लेकिन निकलते नहीं हैं। इसमें क्या होता है, जो अंडवाहिनी और या फिर अंडवाहिनी मादाओं में होता है, यानी वोमेन होता है, और जो है शुक्रवाहिनी होता है पुरुषों में होता है। तो इन्हें काट करके और इस तरीके से, जैसे ये है तो इसे बीच से काट करके और इसे मोड़ करके यहाँ पर बांध दिया जाता है। तो इस तरीके से शुक्राणु नहीं निकल पाते हैं और उसमें जो है अंडकोशिका नहीं निकल पाती है। इतना सा आप समझ लीजिएगा। अब देखते हैं यौन संचारित रोग, एसटीडी, एड्स, गोनोरिया से बचाव। देखोगे यौन संचारित जो रोग होंगे तो एड्स है, गोनोरिया है और इसके बचाव हैं। तो ये आपको एक वीडियो में मैं ऐसे ही एक नोट्स दे दूंगा, उससे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरिकल है तो इसमें यहाँ पर मैं नहीं ऐड किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेती वीडियो। फिर देखते हैं भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से। भ्रूण यानी जो एक बच्चा, एक माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसे पोषण कहाँ से मिलता है, खाना पीना मतलब कहाँ से मिलता है, तो ये नाभि में देखते हैं जो प्लेसेंटा होता है नाभि में, जिसे गांव देहाती भाषा की नाड़ कहते हैं। तो उसी से क्या मिलता है, उसी से पोषण मिलता है, बच्चे को पूरा भोजन सब कुछ वहीं से मिलता है, वो नाभि से मिलता है। तो ये भ्रूण को पोषण वहीं से मिलता है। फिर क्या है उद्देश्य, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, जिस चैप्टर का उद्देश्य है प्रजाति की निरंतरता, यानी प्रजाति कोई भी प्रजाति है, यानी पक्षी प्रजाति है, मनुष्य प्रजाति है, तो हर एक प्रजाति की निरंतरता यानी लिंग अनुपात भी रहता है, यानी पुरुषों का लिंग इतना मतलब सेम रहना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं होना। ज़्यादा अगर मान लो कि पुरुष ज़्यादा हो गए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी तरीके से आओ चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, अनुवांशिकी एवं जैव विकास। इसे भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आओ इसका पहला पॉइंट देखते हैं, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का मतलब क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप इसी में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जब पढ़ेंगे तो इसे बहुत ही मज़ा आएगा। तो अनुवांशिकता क्या है, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना, ये क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है लक्षणों का पीढ़ी का दर पीढ़ी पहुंचना। जैसे कि आपकी हंसने की स्माइल और आपके पापा की हंसने की स्माइल एक जैसी हो सकती हैं, आपकी मम्मी की आंखें और तुम्हारी आंखें एक जैसी मिल सकती हैं, और कान एक जैसे मिल सकते हैं, इस तरीके से कुछ होता है। और इसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। यानी एक लक्षण यानी पापा के लक्षण, और पापा के लक्षण अगर लड़के में आ जाएं या लड़की में उनकी संतान में आ जाएं तो क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। जेनेटिक्स सिम्टम्स कहलाते हैं, ठीक। फिर क्या है, मेंडल का योगदान, मटर के पौधों पर प्रयोग किया मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि कुछ पौधों में जो है नीला फूल आता है और कुछ पौधों में सफ़ेद पुष्प आते हैं। तो उन्होंने उसमें निषेचन करवाया पौधों का, यानी प्रजनन करवाया, और जब पाया अगली प्रजाति में तो कुछ में झुर्रीदार मिले बीज और कुछ में एकदम एकदम मतलब अच्छे बीज मिले, झुर्रीदार नहीं थे। तो इस तरीके से कुछ उसकी जो फली होती पिचकी रही और कुछ मटर की फली फूली सी रही। तो इस तरीके से मेंडल का योगदान हुआ था और 7 साल तक इन्होंने जो है इन पर स्टडी की थी और लिख के रख दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनका नाम पूरा ग्रेगर जॉन मेंडल है। फिर देखते हैं जीन आनुवंशिकता की छोटी इकाई है। जीन क्या है, आनुवंशिकता की छोटी इकाई है। जीन क्या है, आनुवंशिकता की छोटी इकाई है। तो जीन हमारे डीएनए में पाई जाती है। और अब क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण। तो क्या है, पुरुषों में XY लिंग, XY से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं। यानी तो अगर 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 पुरुष पुरुष का Y स्पर्म, अगर पुरुष का Y स्पर्म स्त्री के
एक्स स्पर्म से मिलता है तो क्या ये, अगर पुरुष का वाई स्पर्म स्त्री की एक्स स्पर्म से मिलता है तो लड़के का जन्म होगा, अगर एक्स से मिलता है तो लड़की का जन्म होगा। इस पे भी लिंग निर्धारण की वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी वीडियो है, आप समझ सकते हैं। फिर देखते हैं प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट और रिसेसिव गुण। तो इसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो छोड़ते हैं इस पॉइंट को। फिर विभिन्नता देखते हैं, पर्यावरण के अनुसार जीवों में बदलाव होता है, यानी विभिन्नता क्या कहलाता है कि पर्यावरण के अनुसार जीवों में बदलाव होते हैं, यानी पर्यावरण जैसे कि अपने यहाँ का पर्यावरण यानी यूपी का पर्यावरण अलग है और महाराष्ट्र का पर्यावरण अलग है और सऊदी अरब में पर्यावरण का अलग है। तो पर्यावरण के अनुसार यानी जहाँ पर ज़्यादा धूप होती है वहाँ के लोग काले हो जाते हैं, और जहाँ पर धूप कम होती है जैसे कि रूस में रसिया लोग, तो वो बहुत ही अत्यधिक गोरे होते हैं। तो पर्यावरण का उसमें क्या है, पर्यावरण के अनुसार जीवों में बदलाव होता ही है। अब देखते हैं प्राकृतिक चयन, देखते हैं प्राकृतिक चयन। तो डार्विन का सिद्धांत है प्राकृतिक चयन। डार्विन ने बताया कि पौधे अगर प्रकृति के अनुकूल हो पाएंगे तो जी पाएंगे, और अगर उनके प्रतिकूल रहेंगे तो नहीं जी पाएंगे। जैसे कि भीषण गर्मी पड़ने लगे, अभी बहुत ही गर्मी पड़ने लगे, और जो जीव मतलब गर्मी में ऑब्जर्व कर लेंगे, मतलब गर्मी में रहना सीख लेंगे, वो बचेंगे, जो नहीं जी पाएंगे, जो नहीं उन्हें सहन कर पाएंगे वो मर जाएंगे। डार्विन का कहने का मतलब सीधा सीधा यही है। फिर देखते हैं जीवाश्म। जीवाश्म क्या कहते हैं, प्राचीन जीवों के अवशेष विकास के प्रमाण, यानी प्राचीन जीव जैसे कि कोई जीव पहला था, इस कैसे हमें पता चलता है कि पहले के जीव इतने लंबे चौड़े थे, आदमी इतने लंबे चौड़े थे और जो है बहुत ही बड़े शरीर थे। तो उनके शरीर के बॉडी के स्ट्रक्चर मिले, यानी कि उनके कंकाल मिले। इसी तरीके से उन्हें हम जब उन्हें हम स्टडी किया गया, यानी साइंटिस्ट ने स्टडी किया, देखा कि इतने बड़े बड़े जीवाश्म उनके हैं, कंकाल पाए गए हैं, तो इसी से अनुमान लगा लिया गया कि इतने बड़े शरीर के मतलब इतने विशाल वो जीव थे, वो या आदमी थे। तो इसे कहते हैं जीवाश्म कहते हैं। और देखते हैं समजात अंग, बनावट एक जैसी, कार्य अलग अलग, जैसे पक्षी के पंख और मानव हाथ। जैसे कि पक्षी के पंख होते हैं तो उड़ने के काम आते हैं, और मानव के जो हम लोगों के हाथ हैं वो काम करने में काम आते हैं। जैसे और उनका बनावट एक ही जैसा होता है, यानी कंधों से उनके भी निकले होते हैं पंख, और हमारे कंधों से क्या निकले होते हैं, हाथ निकले होते हैं। तो ये क्या है, समजात अंग होते हैं, यानी बनावट एक जैसी होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, क्या कहलाता है, समजात अंग कहलाते हैं। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर का उद्देश्य जीवों की उत्पत्ति और विकास को समझना। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, जीवों की उत्पत्ति और विकास को समझना, यानी कैसे विकास धीरे धीरे हुआ, यानी कैसे विकास धीरे धीरे बढ़ करके इस टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गया है, और आप हम मोबाइल से कनेक्ट होकर के आप लोगों तक वीडियो भेज पा रहे हैं। सेम इस तरीके से समझाया गया है। देखिए चैप्टर नंबर 5 आते हैं, लास्ट चैप्टर है, और वीडियो 28 मिनट की हो चुकी है। अब हम आगे ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे और 2 मिनट में इसे भी ख़त्म कर देंगे, लगभग 30 मिनट में ख़त्म कर देंगे। हमारा पर्यावरण बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही कम पूछा जाता है इस चैप्टर से, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आवर इन्वायरमेंट, परितंत्र, इकोसिस्टम, जैविक और अजैविक घटकों का समूह होता है। इसमें इकोसिस्टम में क्या होता है, जैविक और अजैविक घटकों का समूह होता है। फिर क्या है, आहार श्रृंखला, फूड चैन, ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में प्रवाह होता है, एक जीव से दूसरे जीव में प्रवाह होता है। कैसे होता है कि जैसे आपने खाया मछली, देखो मछली ने खाया कीड़ा, और मछली ने खाया कीड़ा, तो मछली को पोषण मिला कीड़ा से, और मछली को खाया आपने तो मछली से मिला पोषण आपको। और जब आपकी डेथ हुई और आपको मिट्टी में तोप दिया गया, यानी मिट्टी में रख दिया गया, कहीं कहीं लोग जलाते भी हैं लेकिन बहुत जगह मिट्टी में भी रखा जाता है, तो उसको कीड़े मकोड़े ने फिर से खाया, और फिर से उन कीड़ों मकोड़ों को मछली ने खाया। तो इस तरीके से आहार श्रृंखला यानी चैन की तरह चलता रहता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या फिर किसी को नदी में भी डेड बॉडी को नदी में या किसी पानी वाले स्थान पे छोड़ देते हैं, वहाँ पर
उस बॉडी को जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं और फिर से उन्हें मछलियाँ खाती हैं और फिर से मनुष्य खाते हैं। तो इस तरीके से उनका जो है आहार जाल चलती रहती है। देखिए यहाँ पर क्या था, आहार श्रृंखला थी और यहाँ क्या है, आहार जाल है, फूड वेब। कई आहार श्रृंखलाओं का जाल होता है। कई आहार श्रृंखलाओं का जाल क्या मतलब होता है कि मेढक को सांप खाया और सांप को चील भी खाएगी और सांप को मोर भी खा सकता है और चील को भी और मोर को भी जब मर जाते हैं तो इन्हें अपघटक खाते हैं, यानी कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। तो इस तरीके से आहार जाल चलती है। फिर ऊर्जा का 10% नियम, हर स्तर पर केवल 10% ऊर्जा आगे बढ़ती है। यानी आपने मछली को खाया तो आपको मछली से 10% ऊर्जा ही मिलेगी, 90% ऊर्जा ऐसे रह जाएगी, क्योंकि 10% ऊर्जा आपको मिलेगी। और जब आपको कोई खाएगा तो मतलब आपकी जब डेथ होगी तो मतलब हम लोगों की जब डेथ होगी जो हमें मतलब कोई खाएगा यानी हमें जलाया भी जाएगा तो 10% ही ऊर्जा बचेगी, बाकी सब ऊर्जा ह्रास हो जाएगी। ह्रास नहीं होती, कन्वर्ट हो जाती है एक दूसरे में, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। फिर देखते हैं ओजोन परत। ये क्या होता है, सूर्य की हानिकारक यानी यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणों की सुरक्षा करती है, यानी किरणों से सुरक्षा करती है। कौन, ओजोन परत। ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी ऑक्सीजन की बहन होती है माना जाता है, मतलब कहा जाता है ओजोन ऑक्सीजन की बहन होती है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। तो ये क्या होता है, ओजोन परत होती है। और जो अल्ट्रावायलेट किरणों से, सूर्य की जो जहरीली किरणें होती हैं सूर्य से, उन्हें रोकती है, उन्हें पृथ्वी पर नहीं आने देती है। कौन नहीं आने देती है, ओजोन परत नहीं आने देती है। ओजोन परत हमें हमारे वायुमंडल के स्तर में है। फिर क्या है, कचरा प्रबंधन, जैव विनिर्माणीकरण और जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। यानी इसमें क्या होता है, कचरा प्रबंधन यानी कचरे को एक दूसरे अच्छे जगह पर डालना और उसे फिर से कन्वर्ट करके कोई अच्छी चीज़ें बनाना, यह कहलाता है कचरा प्रबंधन। इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी देखते हैं। जैविक आवर्धन, खाद्य श्रृंखला में रसायनों का जमा होना। जैविक आवर्धन क्या रहता है, खाद्य श्रृंखला में रसायनों का जमा होना। यानी खाद्य श्रृंखला यानी कोई खाने वाली चीज़ें हैं, खाने वाली श्रृंखलाएं हैं, उसमें रसायनों का जमा होना। यानी कोई रसायन केमिकल होता है उसको जमा हो जाए तो कहलाता है जैविक आवर्धन कहलाता है। 8 क्या है, अपघटक क्या होता है, मृत जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिलाना क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जो जैसे मान लो कि कोई भैंस या फिर कोई जीव या लोमड़ी मर गई और वो मरी हुई पड़ी रही जंगल में, और उसको क्या किया, अपघटक, मृत जीवों को सड़ाकर जो मिट्टी में मिलाते हैं अपघटक होते हैं। तो उन्हें क्या किया, अपघटकों ने यानी सूक्ष्म जीवों ने उन्हें सड़ाकर मिट्टी में मिला दिया, यानी इसे कहते हैं अपघटन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता हुआ प्रदूषण और तापमान क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। कि बढ़ता प्रदूषण और तापमान क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। उद्देश्य देखते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का उद्देश्य है प्रकृति का संतुलन बनाए रखना, यानी प्रकृति का संतुलन बनाए रखना, यानी प्रकृति को असंतुलित नहीं होने देना है, प्रकृति को संतुलित ही रहने देना है। इस चैप्टर में यही समझाएगा कि इस चैप्टर का नाम ही रखा गया हमारा पर्यावरण। दोस्तों ये थे हमारे 5 चैप्टर क्लास 10th की बायोलॉजी के लिए, और जो मैंने बेहद अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर आप तक परोसा। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने इस दोस्त को थोड़ा सपोर्ट किया जाए, वीडियो को लाइक किया जाए, और लाइक करके इस भाई की वीडियो को अपने क्लासमेट के पास शेयर कर देना आपका फ़र्ज बनता है। क्योंकि मैंने इतना मेहनत करता हूँ, क्योंकि आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसे तैयार करना, लिखना, एक टाइपिंग करना, फिर इसे जो है कलर करना और कलर करके सजाना इस तरीके से आप तक, क्योंकि आप लोग अच्छे मतलब देखेंगे, देखने में अच्छा रहेगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।